नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 3 अगस्त और यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 2 आर्टिकल तो हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं पीडीएफ में, और एक आर्टिकल जो है नाइजर के कूप को लेकर के है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को जो है उसके बारे में हल्का सा बातचीत कर लेते हैं। तो नाइजर में अभी लगभग 1 सप्ताह हुआ है, तो 1 सप्ताह पहले सैन्य तख्ता पलट हो गया है वहाँ भी। देखिए, सैन्य तख्ता पलट इस समय कई सारे देशों में हुआ है। जैसे थाईलैंड में जो है 2014 से सैन्य तख्ता पलट हो गया। फिर 2014 में सरकार ने जो है वहाँ पर, मतलब सरकार क्या, वो एक तरीके से उन्होंने परिषद बना रखी है, एनसीओपी बोलते हैं उसको। तो एनसीओपी जो है उसको बना करके थाईलैंड में उन्होंने ऐसे ही जो प्रयुत चान ओचा हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। फिर 2019 में इलेक्शन होना था, फिर 2019 में इलेक्शन नहीं हो पाया, 2017 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें वहाँ चलती चली आ रही हैं। अभी वहाँ फिर से इलेक्शन होना था, हम लोगों ने एडिटोरियल एक डिस्कस भी किया था उसके बारे में कि तो अब जिन्होंने इलेक्शन जीता है उनको जो है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि इन्होंने पूरी तरीके से एफिडेविट में अपना एक कंपनी में शेयर खरीद रखे थे, उसकी जानकारी नहीं दी, तो उनको उठा के जो जेल में बंद करने का जुगाड़ कर दिया। तो कुल मिला के थाईलैंड हो गया एक। तो दूसरा, म्यांमार में 2021 से जो है तख्ता पलट हुआ है, सैन्य तख्ता पलट। तो उसमें जो आंग सान सूकी हैं उनके ऊपर टोटल 19 मामले ऐसे चल रहे हैं जिनके लिए उन्हें सज़ा मिलनी थी। हालांकि अभी जो है कल ही 1-2 दिन पहले ही 5 मामलों में उन्हें माफ़ी दे दी गई। 33 साल की जेल की सज़ा हुई थी, तो उसमें से उनकी 5 साल की या 6 साल की सज़ा जो है वो अब कम हो गई है। साथ में उनके साथ में एक राष्ट्रपति और थे, मिन बिंट करके, तो उनको भी जेल में ही बंद कर रखा, उनकी भी अच्छी खासी सज़ा है। बाकी आप देखेंगे तो माली और बुर्किना फासो, ये दो देश जो हैं, यहाँ भी सैन्य सरकारें ही चलती हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जब नाइजर में तख्ता पलट हुआ और दुनिया ने रिएक्ट किया, तो माली और बुर्किना फासो जो है सपोर्ट में आ गए कि अगर कोई जो है नाइजर में दिक्कत पैदा करेगा इस सैन्य तख्ता पलट को लेकर के, या फिर कोई कार्रवाई करने का प्रयास करेगा, तो हम लोग इसको जो है युद्ध की घोषणा समझेंगे। तो इस लेवल पे आकर के सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल नाइजर में सैन्य तख्ता पलट की बात कर लेते हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बाजोंग, और मोहम्मद बाजोंग को सेना ने जो है गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद सेना में एक जनरल है जिनका नाम है, कुछ चियानी नाम है, चियानी, पूरा नाम तो नहीं है अभी ध्यान है, पर चियानी उनके लास्ट में आता है। तो चियानी इस समय जो है वो नाइजर के प्रमुख बन गए हैं। और तख्ता पलट के बाद से जो यूरोपीय देश हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, तो ये लोग अपने नागरिकों को वहाँ से वापस बुला रहे हैं। फिलहाल यूरोपियन यूनियन ने जो है आधिकारिक तौर पे घोषणा इस बात की नहीं की है कि हम अपने कर्मचारियों को वापस बुला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए ये विकल्प स्वतंत्र खुला छोड़ दिया है उनके ऊपर कि अगर वो जाना चाहें तो छोड़ के जा सकते हैं। बाकी नाइजर में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है, इसको लेकर के थोड़ा चिंता का विषय भी हो सकता है, क्योंकि नाइजर जो है दुनिया में 7वां स्थान पाने वाला जो है यूरेनियम के उत्पादन वाला देश है। मीन्स यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में 7वां स्थान है नाइजर का, और कई सारे देशों को जो है यूरेनियम की आपूर्ति भी यहाँ से होती रही है। मीन्स यूरोप के भी कई देश यहाँ से आयात करते रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने फिलहाल स्टेटमेंट ये दिया है कि हमें कोई समस्या नहीं है, हम जो है हमारे पास पहले से इतना रिजर्व है कि हम अपनी जो आपातकालीन आपूर्ति अगर होगी तो उसको हम जो है पूरा कर सकते हैं। और जो वर्ल्ड यूरेनियम एसोसिएशन, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन है, तो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये डाटा था कि वर्ल्ड में जो है यूरेनियम प्रोडक्शन में 7वां स्थान है इसका। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा नाइजर में सैन्य तख्ता पलट को लेकर, और कोई ज़्यादा ऐसा विशेष कुछ भी नहीं है। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। तो आर्टिकल है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोग्रेस मस्ट चेंज। तो ये ऑथर जो है इन्होंने एक किताब लिखी है, और आज इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो आर्टिकल इन्होंने लिखा है कि दुनिया को अपना रास्ता जो है प्रोग्रेस का, ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो कंजप्टिव मॉडल, जो उपभोक्ता मीन्स उपभोग की जो संस्कृति अपना रखी है, जो भोग की संस्कृति अपना रखी है दुनिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर, तो ये सस्टेनेबल नहीं है, इक्विटेबल भी नहीं है, सस्टेनेबल भी नहीं है। तो इसको लेकर के जो है ऑथर ने आर्टिकल लिखा है। तो इसको हम लोग जो है डायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए आप, ऑथर कहते हैं कि पिछले 30 साल में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए दुनिया में, उसकी वजह से दुनिया को लीड करने वाले G7 ने, G7 में क्या, सारे डेवलप्ड कंट्री ही हैं, ठीक है। तो दुनिया के को मीन्स लीड करने वाले G7 ने बाकी की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी उनको लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी G20,
और इस G20 में जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे चाइना है, इंडिया है, रशिया है, ब्राज़ील है और भी अन्य देश हैं, इनको शामिल किया ताकि जो ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन तक पहुंचा जा सके। फिर कहते हैं कि लेकिन अब इस समय G20 जो है वो एक तरीके से बंद गली या अवरोध की तरह हो गया है, मीन्स अवरोधित हो गया है वहाँ का कामकाज। क्यों? क्योंकि यूएसए अभी ये चाहता है कि रसिया और चाइना को निकाल के बाहर कर दिया जाए G20 से। और ऑथर कहते हैं कि इंडिया इस तरह के दबाव में नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। क्यों कि इंडिया जो है वो, देखिए इंडिया ने थीम क्या रखी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। तो भारत कॉन्सेंट्रेट करेगा किस चीज़ पर? जो 90% ऑफ ह्यूमैनिटी है आउटसाइड द G7 उस पर फोकस करेगा। तो इसलिए ये रसिया और चाइना को निकालें, ऐसा इन सब चीज़ों में भारत नहीं आने वाला है, नहीं आना चाहिए, ऑथर का कहना है। अब ये कहते हैं कि जो ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल है, जो ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल है ये बैड शेप में है, इसकी हालत ख़राब है, इसलिए प्रोग्रेस की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, उसे चेंज करना चाहिए। और देख रहे हैं कि इस समय दुनिया के देशों के बीच में वॉर छिड़े हुए हैं। वॉर किसी भी तरीके का हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड वॉर हो सकता है, ट्रेड से रिलेटेड वॉर हो सकता है, टैरिफ से लगा लगा के वॉर, मीन्स एक तरीके से एक दूसरे को किसी न किसी तरह से लड़ाई, मीन्स मिलिट्री वेपन्स, डिफेंस वेपन्स। तो कहीं फिजिकली मीन्स डायरेक्टली युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं और कहीं जो है पैसे के नाम पे या फिर जो है ट्रेड के नाम पे, व्यापार के नाम पे एक दूसरे को परेशान करके या इनडायरेक्टली युद्ध लड़ रहे हैं सारे देश, ये कहना चाहते हैं। और जो इनकी आपसी कलह और कलेश है, इसमें कई सारे लोग जो सुरक्षित जीवन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं दूसरे देशों में जाकर के शरण लेने की, तो उनमें से कई जो हैं वो अपनी मौत की तरफ वापस धकेल दिए जाते हैं। देखिए दो तरीके से उनकी मौत हो जाती है। एक तो पहुंचते पहुंचते, जैसे अफ्रीका के जो उत्तरी देश हैं, तो अफ्रीका के उत्तरी देशों में से ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इनके तटों पे अभी इस समय अफ्रीका में आप समझिए कि भीड़ की भीड़ जमा है इस बात के लिए कि किसी तरह से हम जो है इटली, स्पेन, जहाँ पहुँच सके वहाँ पहुँच जाएँ तैर के। क्यों? समुद्र से मेडिटेरेनियन सी होकर जाना चाहते हैं, क्योंकि लगभग लीबिया या ट्यूनीशिया से बोलते हैं कि 600 किलोमीटर की दूरी है यूरोप के जो देश हैं उनकी, तो वहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब उसमें क्या कि पहुँच नहीं पा रहे हैं सारे देश जो है, एक्सेप्ट तुरंत तो करते नहीं है। तो कुल मिलाकर के यूरोपियन यूनियन ने ये बोला कि ठीक है भाई आप वहीं रखिए इनको, हम इनके खाने पीने के लिए आप जो मैनेज कर सको तो इसके लिए हम आपको पैसा दे देते हैं। लीबिया, ट्यूनीशिया को इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही। तो आप समझ रहे होंगे कि कई सारे लोग जो है इन सारी चीज़ों की वजह से मौत के घाट उतरे जा रहे हैं या उन्हें वापस मौत की ओर धकेल दिया जाता है, जो सेफ्टी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि जो 3 मल्टी बिलियनियर हैं इस दुनिया के, वो लोगों को स्पेस वेंचर कराने में लगे हुए हैं। मींस आप पैसा दीजिए और हम आपको स्पेस की सैर करा करके लाते हैं। तो ये काम कर, मीन्स एक तरफ लोगों के पास इतना पैसा है और एक तरफ पोजीशन ये है कि आदमी समुद्र तैर के जान बचाने के लिए 600 किलोमीटर तैर के नाव वाव से किसी तरीके से जाने के फिराक में है। तो ये जो है ये कैसे हुआ? तो कहते हैं कि ये जो कंजम्पटिव मॉडल है ये इसकी वजह से हुआ है। उसके बाद आगे कहते हैं कि ह्यूमैनिटी कैन नॉट कैरी द वे इट इज़, ये ह्यूमैनिटी ज़्यादा दिन ऐसे टिक नहीं पाएगी जैसा ये चल रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मोर इक्विटेबल और सस्टेनेबल होना चाहिए। फिर कहते हैं कि स्टैटिस्टिशियन जो है, हालांकि देशों के ये बताते रहते हैं कि गरीबी का प्रतिशत कम हो रहा है, हर आदमी की आय जो है वो बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके अनुभव को आप अपने आसपास बहुत आसानी से देख सकते हो। और ये जो सांख्यिकी देने वाले यानी डाटा देने वाले लोग हैं, इनके नंबर्स उनके संघर्ष को प्रकट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं भी आ रही हैं, तो प्लानट जो है वो काफ़ी तेज़ी से गर्म हो रहा है। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि ये जो उपभोगवादी संस्कृति है, जो कंजम्पटिव मॉडल है, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा और ये प्लानट जो है इसको ज़्यादा नहीं झेल पाएगा। तो इसको जो है सस्टेनेबल और इक्विटेबल करना ही पड़ेगा। भारत की बात करते हैं कि विजन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम जो ले रखा है, तो सारी दुनिया के लोगों के लिए जो है एक बेटर वर्ल्ड की ओर जो है एक कदम बढ़ाएगा भारत। उसके बाद आगे कहते हैं कि अभी आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट यहाँ इन्होंने कोट किया है, टू कंटिन्यू टू सॉल्व सिस्टमिक प्रॉब्लम्स विद द सेम अप्रोच दैट कॉज्ड दैम इज मैडनेस। मतलब कि अगर कोई समस्या पैदा हुई किसी कारण से, मीन्स आप जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है वो किसी पहल की वजह से पैदा हो गई और आप उसका सलूशन भी उसी पहल से करना चाह रहे हैं, तो आइंस्टीन का कहना था कि ये एक तरीके की मैडनेस है। ठीक है,
तो वही ये कह रहे हैं कि इसलिए जो G20 के समिट में कम्युनिक फाइनल किया जाएगा उसमें भारत को अपनी तरफ से एक कोई नया पैराडिम रिक्वायर्ड है, मींस कोई नया आइडियल खड़ा करना चाहिए, कोई नया एग्जाम्पल, कोई नई मिसाल खड़ी करनी चाहिए। फिर कहते हैं कि दुनिया वालों ने 2015 में 17 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अडॉप्ट किए थे, 2030 तक उन्हें पूरा करना था। टाइम तो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और जो रिच कंट्रीज़ हैं वो तो इक्विटेबल सोल्यूशन ढूंढना भी नहीं चाहते, और क्लाइमेट चेंज जो है वो आगे आगे भाग रहा है। मतलब क्लाइमेट चेंज को अभी तक भी जो है टारगेट नहीं कर पाए। अभी आप देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज की पोजीशन दुनिया में क्या आ गई है कि चाइना में बारिश हो रही है। एक जो है टोकसूरी या डॉकसूरी, कुछ लोग बोल रहे हैं उसको, तो टोकसूरी डॉकसूरी तूफान जो है फिलीपींस से स्टार्ट हुआ, फिलीपींस में तबाही मचाई, फिर ताइवान में तबाही मचाई, अब इस समय चीन में जो है तबाही मची हुई है, और ये इधर निपट नहीं पाया है। तब तक जो है दूसरी तरफ एक खानून नाम का तूफान जापान में आ चुका है, अब वो भी पीछे से आ रहा है, अभी फिर चीन में आके बारिश करेगा, और जितने भी देश वहाँ पे हैं आसपास में उनमें फिर बारिश होने जा रही है। भारत में आप देख ही रहे हैं कि क्या बदहाली, ग्रीस में अभी आप देखेंगे, इटली में तो ग्रीस और इटली में जंगलों में आग लग गई। तो ये सब क्लाइमेट चेंज के असर है ना। और इटली के तो ग्रीस के तीन आइलैंड्स में आग लगी थी, यानी इबिया आइलैंड था, फोर्कू आइलैंड था और रोड आइलैंड था, 3 आइलैंड्स में जो है आग लगी हुई थी। तो आप ये समझिए कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इस समय बहुत तेज़ी से दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है, और ऐसे में भी जो रिच कंट्रीज़ हैं वो इक्विटेबल सोल्यूशन की ओर नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये 17 जो SDG चुने गए थे, तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो 17 अलग अलग समस्याओं को दिखाते हैं। हालांकि ये सारी समस्याएं एक साथ किसी देश में मौजूद नहीं होंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी में केवल कोई एक ही याद हो। 6 से 7 समस्याएं जो है वो कॉमन है, और ये 6 से 7 समस्याएं जो कॉमन है, अगर इनका हम लोग पेयर बनाने की कोशिश करें तो इनके रिप्रेजेंटेशन के 98 मिलियन तरीके ऐसे हो सकते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज जो है इन 7 SDGs को प्रभावित कर रहा होगा। तो हम जो है किस तरीके से पा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बोलते हैं, जैसे ऑल 17 प्रॉब्लम्स डू नॉट अपीयर इन एवरी कंट्री, और ऐसे ओशियन की प्रॉब्लम है, मान लीजिए ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, तो जो आइलैंड कंट्री उन्हें दिक्कत है, लैंडलॉक्ड को नहीं होगी, पर ये SDG में जो है शामिल है ही कहीं ना कहीं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो कनाडा और बारबाडोस जैसे देशों में एनवायरमेंट प्रॉब्लम नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन बाकी जगहों पे तो है ना। या अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसेंट वर्क की बात है, तो ये सबके साथ कॉमन है कि लोगों के लिए काम करने के जो समुचित अवसर होते हैं, वो काम करने के समुचित अवसर सारी जगहों पर अपर्याप्त हैं। तो इस तरीके से SDG जो है वो 6-7 SDG मिलकर के 98 मिलियन तरीकों से जो है को प्रभावित कर रहे हैं कहीं ना कहीं देशों को, व्यवस्था को। उसके बाद आगे बोलते हैं कि जब सबकी समस्याएं अलग अलग हैं तो सबके लिए एक कॉमन ग्लोबल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो कॉमन ग्लोबल सॉल्यूशन सारी जगहों पर काम नहीं कर सकता। फिर उसके बाद बोलते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है मैकेंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट, तो इसने एक रिपोर्ट बनाई, दुनिया का जो पूरा रीजन है उस पूरे रीजन को 40,000 छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा। रिपोर्ट का नाम आप देख लीजिए, दिसंबर 2022 में आई थी, पिक्सेल्स ऑफ प्रोग्रेस अ ग्रैनुलर लुक एट ह्यूमन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो ये दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है जिसमें 40,000 हिस्सों में बांटा, और 40,000 हिस्सों में बांटने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ जाकर के देखा, तो इस रिपोर्ट का मानना ये है कि जो ग्रोथ ऑफ GDP है या फिर जो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हैं, जो सांख्यिकी है, जो डाटा है देशों का, वो वास्तव में वहाँ की प्रॉब्लम्स को रिवील नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डाटा तो देखिए नेशनल लेवल पे इकट्ठा किया जाता है। इन्होंने जो यार्डस्टिक्स इस्तेमाल किए, यानी जो मापदंड इस्तेमाल किए, क्या क्या इस्तेमाल किया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा और इनकम, इन दोनों पैरामीटर्स के आधार पर इस रिपोर्ट में 40,000 रीजन्स में लोगों की वेलबींग को इन्होंने नापने की कोशिश की। तो ये इन्होंने क्या पाया कि जो GDP की कैलकुलेशन है वो केवल 20% लोगों के बारे में बता पाती है कि 20% लोगों की कंडीशन क्या है। बाकी के 80% प्रॉब्लम्स जो हैं वो वास्तव में लोकल और स्पेसिफिक हैं। तो इसलिए GDP का कैलकुलेशन बाकी के 80% लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम को बता ही नहीं पाता है। फिर ये कहते हैं कि जो टॉप डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, टॉप डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच का मतलब क्या है कि ऊपर से सेंट्रल लेवल पर किसी ने जो है कोई प्रॉब्लम का सलूशन जो बना दिया वही चला आ रहा है। जैसे आप देखेंगे ना कि पहले का एक निस्संदन सिद्धांत था कि ऊपर से विकास छनेगा तो नीचे नीचे पहुंच जाएगा। भाई कितनी पीढ़ियां कुर्बान कर देंगे आप जो है इस नीचे पहुंच जाने तक में, है ना। तो कहने का मतलब इनका ये है कि जो टॉप डाउन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ये कॉन्सेप्चुअली ही फ्लॉड है, ठीक है। मीन्स छन के विकास पहुंच जाएगा तो पहुंचते पहुंचते नीचे वाला ऊपर जाने की कंडीशन में आ गया।
तो कहने का मतलब ये है, और फिर कहते हैं कि इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर जो मैनेजर है या जो लीडर है वो कितना एक्सपर्ट है या कितना जो है स्मार्ट है, इस बात से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रॉब्लम का सलूशन हो कैसे सकता है, तो कहते हैं ये हो सकता है कि कम्युनिटी के लेवल पर कोऑपरेशन क्रिएट किया जाए और उसको जो है कम्युनिटी के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाए, तो लोकल और स्पेसिफिक 80% प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे एनवायरमेंटल हो, चाहे सोशल हो। तो आर्थिक, पर्यावरणिक और सामाजिक हर तरह की समस्याओं का समाधान जो है वो कम्युनिटी लेवल पर ही मिलेगा। उसके बाद कहते हैं कि इंडिया की एक अप्रोच भी है। देखिए ये जो है इंडिया ने ग्लासगो COP26 के दौरान प्रधानमंत्री ने ये लाइफ जो है बोला था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है इसका मतलब। यहाँ ऑथर ने जो है लाइफ स्टाइल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा है। तो इसके अंतर्गत जो है कहते हैं कि देशों को कलेक्टिव और कोहेरेंट एक्शंस लेने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब ये कि सारे एक्शंस में जो है साम्यता हो, है ना, कि एक ही, जैसे मान लो कि तापमान कम करना चाहते हैं तो तापमान कम करने के एक्शन भले अलग अलग हो सकते हैं अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के अनुसार, अपने अपने देशों की परिस्थितियों के अनुसार, पर टारगेट जो है, गोल मतलब एक ही हो, तो उनको कहेंगे कोहेरेंट एक्शन। और प्लस कलेक्टिव, तो कोहेरेंट कलेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है अक्रॉस सोसाइटी, सारे समाज के बीच में। जो 7वां लाइफ का प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल कहता भी है क्या, रिकॉग्नाइज एंड एम्पलीफाई द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इन सारी चीज़ों को, ट्रेडिशनल नॉलेज को, लोकल गवर्नमेंट्स को, लोकल कम्युनिटीज़ को, इन सारी चीज़ों को जैसे जैसे आप स्ट्रेंथन करेंगे तो वैसे वैसे जो है जो समस्याएं हैं वो कम होती जाएंगी। और अंततोगत्वा जब कंक्लूज करते हैं तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी वास्तव में ऑफ पीपल फॉर पीपल और बाय पीपल होती है। इस डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ लोगों को चुन लिया इलेक्शन के द्वारा और चुनने के बाद फिर जो है सारी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जो है टॉप डाउन मॉडल से ही किया जाए। वास्तव में अगर किसी डेमोक्रेसी को कंप्लीट डेमोक्रेसी बनाना है तो पीपल को भी बाय देमसेल्व्स जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा गवर्नमेंट में भी। ठीक है, और वास्तव में भारत को अभी तक जो है पूर्ण स्वराज मिल नहीं पाया है जैसा पूर्ण स्वराज होता है। तो जब तक लोकल लेवल पर गवर्नमेंट्स को, लोकल कम्युनिटीज़ को पावर नहीं किया, एम्पावर्ड नहीं किया जाता है, तब तक जो है ये पूर्ण स्वराज नहीं है। कुल मिलाकर ये कहते हैं कि G20 के समिट में अभी भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में, तो इसी में 9-10 सितंबर को जो है अभी होगा समिट फाइनल G20 का। 2023 में भारत के पास ही प्रेसिडेंसी है। तो कहते हैं कि पास चाहे कुछ भी करें कम्युनिक, चाहे कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी करें, असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि लोग सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, और सत्ता जब नहीं छोड़ना चाहते हैं तो लोकल कम्युनिटीज़ को या लोकल गवर्नमेंट्स को किस तरीके से एम्पावर करेंगे, पावर्स को, अपनी पावर्स को कोई एक दूसरे को नहीं देना चाहता है। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होगा, कब तक, जब तक इनके समाधान का प्रयास टॉप डाउन होगा, यानी ऊपर से चला नीचे नहीं हो पाएगा। एक्सपर्ट ड्राइवन होगा, केवल एक्सपर्ट जो अपनी ओपिनियन देते रहें कि हाँ भूजल इतना हो गया है, ये ऐसा हो गया है तो इससे नहीं होगा, क्योंकि सैटेलाइट के डाटा से ग्लेशियर का घटना बढ़ना बताना और किसी गांव के तालाब में नालियों का पानी कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है ये बताना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो ग्लेशियरों का घटना बढ़ना देखने वाला गांव के तालाब के बारे में अपनी एक्सपर्टीज अगर इस्तेमाल करेगा तो सलूशन फिर मिलने वाला है नहीं। ठीक है, और जब तक सिस्टम जो है सेंट्रलाइज रहेगा, तो ये 3 प्रॉब्लम्स को जब तक मीन्स हम लोग जो है डील नहीं करेंगे प्रॉब्लम को सलूशन करने के लिए, तो तब तक जो है सलूशन नहीं मिलेगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ। ये देखिए स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम आई थी, यानी स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट कह सकते हो आप उसको, 2016 में आया, तो जिसके अंदर सरकार जो है भारत में कई सारे स्टार्टअप बनाना चाहती। फिर उसके साथ में जो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी आई थी, जिसके अंदर बैंकों को जो है कम से कम किसी एक महिला को या फिर एक SC ST कैंडिडेट को लोन देना होता था। ठीक है, तो ऐसे करके जो है लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जो है उसमें बेनिफिट उन्हें मिला। और जो स्टार्टअप मान लीजिए बनेंगे, तो स्टार्टअप के लिए भी ये था कि बहुत ज़्यादा कोई सरकारी कार्रवाई वगैरह नहीं करनी थी, सेल्फ सर्टिफिकेशन के द्वारा स्टार्ट कर सकते थे आप स्टार्टअप। तो ये सारी चीज़ों से जो है भारत में एक बिज़नेस का एनवायरनमेंट बना। इसी चीज़ को लेकर के ऑथर ने आर्टिकल लिखा है। तो ये जो ऑथर हैं ये कहते हैं कि जो ग्रेट इंडियन स्टार्टअप बूम मिला है पिछले दशक में, जिसमें जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए, और जो स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट था सरकार का, वो उसने जो है उत्प्रेरक का काम किया इसमें, और एक तरीके से एक एनवायरनमेंट बनाया एंटरप्रेन्योरशिप का भारत में।
और यही नहीं, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट या स्टार्टअपों का खुलना है, ये केवल मेट्रो सिटीज़ तक ही लिमिटेड नहीं रहा, सबअर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ तक भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप ने जो है अपने कदम बढ़ा लिए। मोर देन 1 लाख स्टार्टअप्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और उनमें से आधे जो हैं वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में है। ये जनसंख्या के आधार पर होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3, ठीक है, इनको आप लोग देख लीजिए एक बार। तो इससे हुआ क्या है कि जो युवा है देश का, उसके अंदर ये आया कि हम अपनी डेस्टिनी को खुद से जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, उन्हें एक सेंस ऑफ फ्रीडम जो है वो फील हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं कि अब अगर स्टार्टअप्स की बात करें कि स्टार्टअप जो हैं वो किस सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो कहते हैं कि स्टार्टअप जो हैं वो अब कंज्यूमर, इंटरनेट और ई कॉमर्स की दुनिया से आगे जा चुके हैं स्टार्टअप। तो कहाँ चले गए? तो कहते हैं कि चले गए हैं डीप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। डीप टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? जैसे स्पेस है, रिमोट सेंसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, बायोटेक है, फार्मास्यूटिकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री है, ड्रोन्स हैं, डिफेंस हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, सेमीकंडक्टर हैं, और ऐसे और भी कई सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। तो कुल मिला के ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इनको कहेंगे डीप टेक्नोलॉजी। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि उस दिन सेमीकंडक्टर के बारे में एक एडिटोरियल हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी संडे को, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि पूंजी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है। ज़्यादा क्यों लगानी पड़ती है? ज़्यादा इसलिए लगानी पड़ती है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बना लिया तो बस हो गया काम, की फ्रिज बन गया एक बार वो चल रहा है सालों साल तक, ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ ज़रूरतें बदलती हैं चिप की। अब जैसे कंप्यूटर की तकनीकें बहुत तेज़, आप देखते होंगे कि आपने एक फ़ोन ख़रीदा और 1 महीने बाद जो है उसके पीछे से दूसरा, पहले 2A था फिर 2A1 आ गया, और उसमें हुआ कुछ नहीं, कुछ थोड़े से फीचर बदल गए। तो इतनी तेज़ जो है टेक्नोलॉजी बदल रही होती है। तो इतनी तेज़ बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बिठाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी उसी तरीके से इंक्लूड करना पड़ता है प्रोडक्शन के सिस्टम में। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर जो है, इसमें देखिए हर गारंटी तो हो नहीं सकती, या गारंटी है तो रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने के साथ रिटर्न कब मिलेगा इस बात की श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से लोग घबराते हैं। तो ये जो सेक्टर आपको दिख रहे हैं जैसे स्पेस है, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक, फार्मा वगैरह, तो चलिए काफ़ी डेवलप सेक्टर है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रोन्स, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, तो इनमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा जियो जो है इन्वेस्टमेंट करने के बाद कई दिन तो जो है कितना फ्री चलाया, फिर धीरे धीरे करके रिचार्ज आया। तो अब जितने दिन फ्री चलाया उतने दिन पैसा फंसा के रखा ना जियो ने, पहले दिन से तो कमाई होने नहीं लगी। अब जा करके जो है जब रिचार्ज वगैरह लोग कराने लगे, टैरिफ जो है डलाने लगे, तो अब जाके उनको हो रहा है। तो लेकिन इतने साल तक पैसा फंसा के रखना पड़ा ना। तो इस तरीके के जो डीप टेक्नोलॉजी सेक्टर हैं, ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होते हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड होने के साथ साथ में रिटर्न कब देंगे इसका भी जो है कोई पता नहीं है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे मेजरमेंट जो है वो परेशान करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि डीप टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर है वास्तव में वो डिजिटल मार्केट प्लेसेस से या फिर सेलर डिस्कवरी, मीन्स जो लोग ढूंढे कुछ खरीदने, मीन्स बाजार की पहुंच से, बहुत ज़्यादा बाजार की पहुंच में नहीं है डायरेक्टली, पर कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के बाकी जो सेक्टर्स हैं, मीन्स बाजार में जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट्स को बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट करती है ये टेक्नोलॉजी। तो बाजार में डायरेक्ट पहुंच तो सीधी नहीं, मीन्स तुरंत खरीदने बेचने वाला काम आप इससे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं यानी इकोनॉमी को बहुत डीपली इम्पैक्ट कर सकती हैं ये चीज़ें। तो अब जब करेंगी तो इसके अलावा क्या नए सारे एरिया भी डेवलप होते हैं बहुत सारे, और नए तरीके के जॉब्स भी डेवलप होते हैं। इसके बाद ऑथर बोलते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आईआईटी मद्रास में देखिए ऐसा है कि ये जो स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट था इसके अंदर 7 रिसर्च पार्क भी बनाए जाने थे। तो 7 आईआईटी से रिलेटेड जो है रिसर्च पार्क, तो ये आईआईटी मद्रास में जो है एक रिसर्च पार्क बना हुआ है। तो इस आईआईटी मद्रास का जो रिसर्च पार्क है इसमें 200 से ज़्यादा डीप टेक कंपनीज जो है वो मीन्स रिसर्च पार्क का मतलब क्या है आप ये समझ लीजिए कि ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं, ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जो डीप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं तो उनकी हेल्प करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लेवल पर, ठीक है।
तो वहाँ पर जो 200 डीप टेक कंपनीज हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स से हेल्प पा रही हैं, इनकी टोटल वैल्यू जो है वो 50,000 करोड़ की है। स्पेशली स्पेस और एविएशन सेक्टर्स वाली सारी जो कुछ भी हैं वो सारी मिला जुला के 50,000 करोड़ की जो है उनकी कम्युलेटिव एसेट है। ठीक है, तो ऐसी 200 डीप टेक कंपनीज को ये रिसर्च पार्क चला रहा है। तो ऐसे ही 6 और भी हैं रिसर्च पार्क। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि डीप टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को कैसे सरकार जो है प्रमोट भी कर रही है, कंजर्व भी कर रही है थ्रू द स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। बाकी आप देख ही रहे होंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वगैरह के लिए भी देखिए यूएस के साथ में पैक्ट हुआ, फिर उसके बाद सरकार जो है उसके लिए अलग से डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लेकर के आई। तो सरकार लगातार बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाती रहती है। तो इसके बाद में ये कहते हैं कि इस तरीके से स्टार्टअप्स को जो है पब्लिक लैब्स और इंस्टीट्यूशन से लगातार हेल्प मिल रही है। अब सवाल ये है कि आगे अगर और डेवलपमेंट करना है तो फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो फिर इन्वेस्टमेंट आखिरकार आए कैसे? अब इन्वेस्टमेंट आने में प्रॉब्लम क्या होती है? तो इन्वेस्टमेंट आने की प्रॉब्लम ये बताते हैं कि भारत में देखिए कोई भी जो है रिस्क नहीं लेना चाहता इन्वेस्टमेंट में। तो रिस्क जब नहीं लेगा, और टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिस्क है ही है, तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिस्क की वजह से लोग जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे भारत को अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो 7 रिसर्च पार्क बनाए हैं, तो ऐसा नहीं भारत ने अपना जो है टेम्परामेंट टेक्नोलॉजी में या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के चेंज भी किया है। तो वही कहते हैं कि इंडिया जो है अब टेक्नोलॉजी रिस्क ले भी रहा है, और ये एक तरीके से क्रूशियल एलिमेंट होता है किसी कंट्री की जो नई कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बिल्ड करने के प्रोसेस में। फिर उसके बाद कहते हैं कि लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, तो वो कंपनीज़ इस मामले में आप देखेंगे तो फ्रीज़ दिखाई देती हैं। फ्रीज़ दिखाई देती है मतलब कि वो डायरेक्ट इसमें इन्वेस्ट नहीं करती हैं। देखिए उनके इन्वेस्ट ना करने का रीज़न आप थोड़ा समझ लीजिए। गवर्नमेंट को और जो बड़े टैक्स हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट में लिस्टेड है, अब उठा के किसी जगह ऐसा पैसा लगाया जिसमें रिसर्च डेवलपमेंट का काम है, तो पैसा लगाने के बाद रिसर्च डेवलपमेंट से जब रिजल्ट नहीं आता है तो मार्केट में फिर ये अफवाह उड़ने लगती है ये तो डूबने वाले हैं, इन्होंने ऐसी जगह पैसा लगा दिया जहाँ से कोई रिटर्न आ ही नहीं रहा। तो पता चला कि उनके चलते शेयर जो है वो डूब गए। ठीक, तो वो पैसा लगाने से घबराते हैं, तो वो बैकडोर से पैसा लगाते हैं। वो क्या करते हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह वो क्या करते हैं कि दूसरों के स्टार्टअप में पैसा लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लगाते हैं, इसमें अभी आरटीएल में उन्होंने ऐसे भी एग्जाम्पल दिए हैं। गवर्नमेंट की पोजीशन क्या कि गवर्नमेंट के ऊपर आप देखते हैं कि ऑलरेडी इतना फिजिकल डेफिसिट है ना, पब्लिक डेप्ट पूरा चढ़ा हुआ है, 70% 80% पब्लिक डेप्ट है। तो ये 70% 80% जो है जीडीपी के रेशियो में होता है। ठीक, डेप्ट रेशियो बोलते हैं, मीन्स 70% ऑफ जीडीपी जो है वो पब्लिक डेप्ट है ऐसे। ठीक है, भारत पे अभी शायद 70% से ज़्यादा ही है। तो सरकार के लिए लोग ये कहेंगे कि इतने लोग जो है, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, इतनी गरीबी है, मतलब बहुत सारे काम है सरकार को करने के लिए, और इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सूझ रहा है। तो इसमें जो है सरकार फंस जाएगी। तो सरकार के वोटर, पब्लिक मार्केट, इन्वेस्टर या फिर जो रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर हैं, इनको सबको समस्या होती। तो इसलिए ओपनली अभी जो इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा पा रहा है। फिर उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि फिर भी सरकार ने कई जगह धीरे धीरे करके इन्वेस्ट तो किया ही है। तो जैसे स्पेस है, डिफेंस है, तो स्पेस और डिफेंस 2 ऐसे टेक्नोलॉजी के सेक्टर हैं जहां काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो गया है ना। चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो भाई पहुंच रहा है, तो दिख भी रहा है कि यहाँ जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। डिफेंस है तो हमारे पास है, हम रोज़ उड़ा देते हैं, कभी ब्रह्मोस उड़ाते हैं, कभी अग्नि मिसाइल का परीक्षण करते हैं, कभी किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं, तो उससे कम से कम लोगों को पता चल रहा है कि हाँ हमारे पास अब ये चीज़ आ गई, हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो स्पेस और डिफेंस के सेक्टर को छोड़ के ऐसा नहीं कि सरकार ने बाकी जगहों पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सरकार ने बाकी जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो बाकी जिन डीप टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, ऑथर कहते हैं कि अब समय आ गया है धीरे धीरे कि उन डीप टेक्नोलॉजीज़ में किए इन्वेस्टमेंट का भी जो है अब फ़ायदा उठाने का वक्त आ गया है सरकार के लिए। और बाकी जो लोग वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, जैसे टाटा है या फिर जो रिलायंस है, तो इन्होंने भी कुछ कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे टाटा ने जो है सांख्य और तेजस नेटवर्क्स में किया है, रिलायंस है तो ये फेराडियन और हीरो मोटर्स और एथर मोटर्स के शेयर खरीद लिए। तो इस तरीके से ये लोग भी बैकडोर से एक तरीके से डीप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कहते हैं कि भारत में धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर बदला है, और इस एटमॉस्फेयर बदलने के साथ साथ भारत सरकार को अब एक स्टार्टअप इंडिया 2 को जो है लॉन्च कर देना चाहिए।
तो स्टार्टअप इंडिया 2 के अंदर जो है कुछ सुझाते हैं, मतलब ये सुझाव देते हैं। और सुझाव देखिए इन्वेस्टमेंट को ही लेकर के देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रॉब्लम है। तो सुझाव देते हैं भाई, अब इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, तो या तो प्राइवेट इंडस्ट्री करेगी और या फिर गवर्नमेंट करेगी। तो उन्हीं के लिए जो है सुझाव है कि स्टार्टअप इंडिया 2 लेकर के आए, ये बड़ा सही समय है अपना मौका भुनाने का। जो पहले इन्वेस्टमेंट किया है सरकार ने, 2 तरीके हैं उसके। पहला क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ मच लार्जर रिस्क कैपिटल फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स, द गवर्नमेंट मस्ट ले मच मोर एम्फेसिस ऑन द अफॉरमेंशन्ड सेक्टर्स इन द एग्जिस्टिंग सिडबी फंड्स ऑफ फंड्स। ये देखिए स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के अंदर जो है एक फंड ऑफ फंड्स के नाम से जो है एक फंड बनाया गया था। तो उसमें ये कह रहे हैं कि उस पर थोड़ा सा और जो है जोर दे सरकार, ताकि डीप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा सके। देखिए ऐसा है स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के अंदर, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी लोन लेने चला जाएगा तुरंत। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं डीप टेक्नोलॉजी सेक्टर को, तो ऑटोमेटिकली फंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा मोबिलाइज हो जाएगा। जैसे तय कर दिया ना, बैंक लोन देगी तो प्रायोरिटी सेक्टर तय कर दिए कि प्रायोरिटी आपकी है कि 40% लोन आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देंगे। तो अब 100 में 40, अगर 100 रुपये देता है टोटल लोन बैंक, तो फिर 40 रुपये तो खेती में चला गया ना, बंधा हुआ, उसका तो इधर उधर कहीं जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो वैसे ही जो है अगर सरकार चाहे तो एम्फेसाइज कर सकती है डीप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के लिए, जो फंड ऑफ फंड्स बनाए सिडबी के अंदर, इसको। दूसरा कहते हैं कि अब देखिए, चूंकि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन का इकोसिस्टम बना रहे, तो इस प्रोडक्शन के इकोसिस्टम के बने रहने के लिए ये भी तो है कि जो अभी तक प्रोडक्शन हुआ है उसको कोई ना कोई कंज्यूम भी तो करे। तो अब आम आदमी तक तो पहुंचना ही नहीं है, कंज्यूम करेंगे कैसे? तो जब मार्केट में ईजिली उस तरीके से चीज़ें पहुंची नहीं रही हैं, क्योंकि इस तरीके की डीप टेक्नोलॉजी, तो सरकार लेकिन अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर सकती है। तो यही कहते हैं कि सरकार जो है मास लेवल पे प्रोक्योरमेंट करे डीप टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। तो इससे क्या, प्रोडक्शन का एक और नया बेहतर इकोसिस्टम बनेगा, है ना। जैसे इकोनॉमी में होता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा लोगों के पास पहुँचेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो फिर जो है इकोनॉमी तेज़ी से चल निकलेगी और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए सेक्टर सजेशन देते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को भी जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए। और इंडस्ट्री क्या करेगी भाई, इन्वेस्टमेंट करके रोल प्ले कर सकती है। मींस साथ में मिल करके जो है को क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स कर सकती है, या इंक्यूबेशन सेंटर बना करके इंक्यूबेटर्स के लेवल पर जो है सोल्यूशन दे सकती है। रैपिड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन को लेकर के जो है हेल्प कर सकती है ऐसे स्टार्टअप्स की, या फिर जो है प्रोक्योरमेंट कर सकती है इनोवेटिव गुड्स का, क्योंकि ये काम जो है ये बड़ी इंडस्ट्री ही कर पाएंगी, आम आदमी तो खरीदने से रहा। तो यही लोग हैं जो इस सेक्टर में प्रोडक्शन के इकोसिस्टम को, इन्वेस्टमेंट के इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से लास्ट में जो है ऑथर कंक्लूड करते हैं, द फर्स्ट इटरेशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया मीन्स स्टार्टअप इंडिया की पहली यात्रा, फंड ऑफ फंड्स किंडल द स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। और जो फंड ऑफ फंड्स बनाया गया था सिडबी के अंदर, तो इसको जो है इसने स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग करा दी भारत में। और अब जो स्टार्टअप इंडिया 2 आएगी तो उसको जो है इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जी को एक नई दिशा देनी चाहिए, और भारत में नई तरीके की इंडस्ट्रियल और पब्लिक कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करें, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिले, जॉब क्रिएशन हो, नेशनल सिक्योरिटी बेहतर हो, और भी अन्य जो नेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप हों। और इसी के साथ में जो है हमारा आज का जो डिस्कशन था, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। 3 आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, और भी किसी को सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके अलावा मेरे लिए कोई सुझाव या सुधार हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए है तो आप जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ ईमेल आईडी पड़ी हुई है, उस ईमेल आईडी पे आप अपनी क्वेरी जो है भेज सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए तो बता सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो जैसे ही संभव होगा मैं उसको अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।